क्या हो अगर मैं कहूँ कि जेल में बंद कई अपराधियों ने कोई जुर्म इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी फितरत बुरी थी, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उनका अपना ही दिमाग उन्हें किसी अनजानी गलती की भयानक सजा देना चाहता था। ये ये एक बहुत ही अजीब बात है ना? बिल्कुल। मतलब इंसान जब भी किसी दुश्मन की बात करता है तो अक्सर हमारे दिमाग में एक बहुत ही साफ तस्वीर बनती है। जैसे जैसे सरहद पार का कोई इंसान हो गया या खेल के मैदान में सामने वाली टीम का कोई खिलाड़ी। हाँ, सब कुछ बिल्कुल साफ होता है। एक तरफ हम और दूसरी तरफ वो। खतरा बाहर से आता है। सही कहा। हमें साफ तौर पे पता होता है कि किससे लड़ना है, लेकिन सबसे खतरनाक युद्ध का मैदान कहीं बाहर नहीं है, बल्कि ठीक हमारे अपने दिमाग के अंदर है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इंसान को इस भयंकर लड़ाई की कोई भनक तक नहीं होती। ये सच में एक ऐसा विचार है जो इंसानी व्यवहार की हमारी पूरी समझ को ही मतलब एकदम पलट कर रख देता है। ये बीमारियों और मानसिक उलझनों की एक ऐसी दुनिया है जहां कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई देता। हम्म। इंसान अक्सर खुद का ही दुश्मन बन जाता है। कई बार बिना किसी ठोस वजह के एक अनजाना सा अपराध बोध, एक गिल्ट इंसान को अंदर ही अंदर खाने लगता है और उसे पता भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा यानी इस डीप डाइव का मिशन ठीक इसी उलझन की जड़ तक जाना है। आज जिन स्रोतों पर हम बात कर रहे हैं वो 1920 के दशक में सिगमंड फ्रॉयड द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्रभावशाली थ्योरी द ईगो एंड द इड पर आधारित हैं। हाँ, ये वो दौर था जब उन्होंने अपनी पिछली थियरी बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल के विचारों को आगे बढ़ाया था। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मन को समझने के लिए सिर्फ शरीर विज्ञान या बायोलॉजी का सहारा नहीं लिया गया है। सही कहा, बल्कि साइको एनालिसिस यानी मन की गहरी जांच पड़ताल का रास्ता चुना गया है। तो चलिए आज इस बात को डिकोड करते हैं कि कैसे हमारा अपना मन असल में एक युद्ध का मैदान बना हुआ है। मैं तो ये समझने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इस लड़ाई को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें इस युद्ध के मैदान का नक्शा समझना होगा। नक्शा। हाँ, 1920 के दशक से पहले शुरुआती साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। उस वक्त के जो पढ़े लिखे लोग थे या फिलोसोफर्स थे, वो ये मानते थे कि होश यानी जो हमारी कॉन्शियसनेस है वही मन की असली जान है। अच्छा। हाँ, उन्हें लगता था कि जो कुछ इंसान सोच रहा है, जिसके बारे में वो जागरूक है, बस वही उसका पूरा मन है। उनके लिए अचेतन मन या अनकॉन्शियस जैसी कोई चीज बेमानी थी। लेकिन जो स्रोत हम देख रहे हैं वो तो साफ कहते हैं कि ये पूरी तस्वीर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। मतलब ये तो समंदर के ऊपर दिखने वाले बर्फ के पहाड़ की सिर्फ एक चोटी है। बिल्कुल। जब 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में सपनों और सम्मोहन पर यानी हिप्नोसिस पर गहराई से काम हुआ, तो पता चला कि मन के असल में 3 स्तर होते हैं। पहला है होश वाला मन यानी कॉन्शियस। ये बाहरी दुनिया के सबसे करीब है, जो हमें अभी महसूस हो रहा है। हाँ, जिससे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो ये मेरा कॉन्शियस मन है। एकदम सही। फिर दूसरा है होश के पास वाला मन, जिसे प्री कॉन्शियस कहते हैं। अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो होश के पास वाला मन वो है जो अभी हमारे ध्यान में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश से याद आ सकता है। हाँ, जैसे कल रात खाने में मैंने क्या खाया था, ये अभी मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन सोचते ही याद आ गया। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। ये वो विचार हैं जो आसानी से सतह पर आ सकते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे विशाल हिस्सा, जो छुपा हुआ है। हाँ, गहरा छुपा हुआ मन या अनकॉन्शियस। ये वो हिस्सा है जिसे जानबूझकर या किसी दर्दनाक वजह से मन की गहराइयों में जबरदस्ती दबा दिया गया है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। स्रोतों में एक बहुत ही अजीब बात बताई गई है कि ये जो होश के पास वाला मन है, ये शब्दों और यादों से जुड़ा होता है। लेकिन वो जो गहरा छुपा हुआ मन है, वो शब्दों में नहीं बल्कि तस्वीरों के रूप में सोचता है। ऐसा क्यों है? मतलब मन के दो हिस्से अलग अलग भाषाओं में बात क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे ना इंसानी विकास का एक बहुत लंबा इतिहास है। जरा सोचिए, इंसानी सभ्यता में भाषा और शब्दों का विकास तो बहुत बाद में हुआ है ना? हाँ, वो तो है। उससे पहले आदि मानव तस्वीरों और दृश्यों के रूप में ही दुनिया को समझता था। जो विजुअल थिंकिंग है, वो इंसानी मन का सबसे पुराना और आदिम तरीका है। ओ, तो इसलिए। बिल्कुल। इसीलिए हमारा अनकॉन्शियस मन, जो हमारी सबसे गहरी और पुरानी प्रवृत्तियों का घर है, वो आज भी तस्वीरों में ही सोचता है। यही वजह है कि जब इंसान सपने देखता है,
जो कि सीधे अनकॉन्शियस से आते हैं, तो वो कोई किताब नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि वो तस्वीरें और दृश्य देखता है। अरे वाह, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। क्या हम मन के इस पूरे सिस्टम को एक कंप्यूटर नेटवर्क की तरह सोच सकते हैं? कैसे? जैसे हमारा होश उस कंप्यूटर की स्क्रीन है जिस पर हम काम कर रहे हैं। होश के पास वाला मन उसकी हार्ड ड्राइव है, जहां से हम आसानी से पुरानी फाइलें खोल सकते हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और जो गहरा छुपा हुआ मन है, वो एन्क्रिप्टेड फाइलें हैं जिन्हें एक मजबूत फायरवॉल ने रोक रखा है ताकि वे स्क्रीन पर ना आ सकें। और ये फायरवॉल इसलिए काम कर रही है क्योंकि मन हमेशा दर्द से बचना चाहता है और मजे की तरफ भागना चाहता है। फायरवॉल वाला ये उदाहरण सच में बहुत ही बेहतरीन है। साइको एनालिसिस की भाषा में इस फायरवॉल को रिप्रेशन या दबाव कहते हैं। रिप्रेशन? हाँ, इंसान का मन उन यादों या इच्छाओं को दबा देता है जो उसे दर्द देती हैं या जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या? अगर वो फायरवॉल इन दबी हुई बातों को बाहर आने से रोक रही है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो फायरवॉल बनाई किसने है? मतलब अगर मैं अपनी किसी दर्दनाक याद को दबा रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं कुछ दबा रही हूँ। और यही पर फ्राइड की थ्योरी ने उस समय के विज्ञान में तहलका मचा दिया था। अच्छा। हाँ, इलाज और जांच पड़ताल के दौरान ये पता चला कि मरीज को खुद नहीं पता होता कि उसके अंदर कोई रुकावट या रेजिस्टेंस काम कर रहा है। सच में? बिल्कुल। ये रुकावट किसी बाहरी ताकत से नहीं आ रही थी, बल्कि ये इंसान के ईगो यानी उसकी मैं की भावना से आ रही थी। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि जो ईगो है, जिसे हम अपना होश मानते हैं, जिसे हम अपनी पहचान मानते हैं, वो खुद बिना हमारी जानकारी के एक फायरवॉल बना रहा है। हाँ, माना जाता था कि लड़ाई सिर्फ होश और छुपे हुए मन के बीच है। लेकिन जब ये साबित हो गया कि मरीज का ईगो ही एक रुकावट पैदा कर रहा है और उसे इसका कोई इल्म भी नहीं है, तो ये साफ हो गया कि ईगो का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अनकॉन्शियस या गहरा छुपा हुआ है। बाप रे। वो बिना होश में आए ही हमारे व्यवहार और फैसलों पर बहुत बड़ा असर डालता है। तो जब ये बात साफ हो गई कि बचाव करने वाला ईगो खुद भी एक छुपी हुई ताकत हो सकता है, तो स्रोतों के अनुसार मन को समझने का पूरा नजरिया ही बदल गया। बिल्कुल बदल गया। अब फोकस ताकत से हटकर मन की बनावट या स्ट्रक्चर पर आ गया। और यहीं से दो बहुत ही मशहूर किरदारों की एंट्री होती है, इड और ईगो। हाँ, इड और ईगो। तो ये इड असल में क्या बला है? देखिए, इड जैसे आईडी लिखा जाता है, वो हमारे मन का सबसे गहरा, अशांत और अनजान हिस्सा है। इसे आप मन का वो जंगली इलाका समझ सकते हैं जहां कोई नियम कानून नहीं चलता। मतलब एकदम प्योर वाइल्ड। एकदम। इसमें सिर्फ जुनून है, बेकाबू जैविक ताकतें हैं। ये सिर्फ एक ही नियम जानता है, मजे का नियम या प्लेजर प्रिंसिपल। इड को बस तुरंत अपनी इच्छा पूरी करनी होती है, चाहे बाहरी दुनिया में आग ही क्यों न लग जाए। इसमें कोई नैतिकता नहीं है, कोई समय का ज्ञान नहीं है। जो बातें इंसान के मन में दबा दी जाती है ना, वो भी इसी इड के अंधेरे में जाकर मिल जाती हैं। और इसके बिल्कुल उलट काम करता है ईगो। अगर इड एक जंगली जानवर है, तो ईगो वो समझदारी है जो बाहरी दुनिया के संपर्क में रहती है। हाँ, ईगो असल में इड का ही वो हिस्सा है जो बाहरी दुनिया की ठोकरों और असलियतों के असर से बदल गया है। अच्छा। ईगो समझदारी है, अक्ल है, जिसे हम रीजन कहते हैं। ये शरीर की हलचलों पर काबू रखता है। स्रोत यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं। वो क्या है? उनका कहना है कि ईगो असल में हमारे शरीर के सरफेस, खासकर हमारी त्वचा या स्किन की एक परछाई यानी प्रोजेक्शन है। शरीर की परछाई? आहा, इसका क्या मतलब हुआ? मन का एक हिस्सा त्वचा से कैसे जोड़ा हो सकता है? इसे ऐसे समझिए कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो सबसे पहले दुनिया को कैसे समझता है? छूकर? हाँ, अपनी त्वचा के जरिए। जब उसे ठंड लगती है, जब उसे चोट लगती है, तो बाहरी दुनिया का दर्द सीधे उसकी त्वचा के जरिए उसके नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है। ओ, अब समझी। इसी बाहरी अनुभव और शरीर के दर्द से धीरे धीरे मैं या ईगो का निर्माण होता है। ईगो असल में बाहरी दुनिया और हमारे शरीर के बीच का एक इंटरफेस है। ये बहुत ही शानदार तरीका इसे समझने का। स्रोलों में इन दोनों यानी ईगो और इड के रिश्ते को समझाने के लिए एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण दिया गया है, एक सवार और घोड़े का। चलिए थोड़ा इस पर बात करते हैं। ये साइको एनालिसिस का सबसे मशहूर उदाहरण है। सोचिए कि एक घोड़ा है जो बहुत ही विशाल और बेतहाशा ताकत से भरा हुआ है। ये घोड़ा हमारा इड है और उस घोड़े पर एक सवार बैठा है जो हमारा ईगो है।
सवार का काम है अपनी समझदारी से उस घोड़े को सही दिशा दिखाना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है ना? सवार के पास खुद की कोई ताकत तो है नहीं। बिल्कुल सही पकड़े। सवार अपनी ताकत तो लगाता है, लेकिन ईगो अपनी सारी काम करने की ऊर्जा उसी एड से उधार लेता है। घोड़े की ताकत के बिना सवार कहीं नहीं जा सकता। तो इसका नतीजा ये होता है कि सवार सिर्फ ये दिखावा कर रहा है कि वो कंट्रोल में है। हाँ, कई बार जब घोड़ा जिद्दी हो जाता है और किसी खास दिशा में जाना चाहता है, तो सवार को मजबूरन उसी दिशा में मुड़ना पड़ता है जहां घोड़ा जाना चाहता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि सवार बाहरी दुनिया को ये जताने की कोशिश करता है कि वो खुद ही उस दिशा में जाना चाहता था। ये एक बहुत ही गहरी बात है। ईगो एड की बेकाबू इच्छाओं को ऐसे पूरी करता है मानो वे उसकी अपनी ही इच्छाएं हों। ये इंसान की उस फितरत को दर्शाता है जहां वो अपने गलत या जुनूनी कामों के लिए तर्क या रैशनलाइजेशन ढूंढ लेता है। हाँ, बिल्कुल। वो खुद को यकीन दिला देता है कि उसने जो किया वो सोच समझकर किया, जबकि असलियत में वो सिर्फ अपने अंदर के इड की जिद पूरी कर रहा होता है। मतलब ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है ना? अगर इड सिर्फ मजे के पीछे भाग रहा है और ईगो का काम सिर्फ घोड़े की पीठ पर टिके रहना और दुनिया से तालमेल बिठाना है, तो फिर हमारे समाज में कोई नियम कानून कैसे बचे हुए हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे अंदर सही गलत की समझ कहाँ से आती है? वो कौन सी आवाज है जो इंसान को कोई बुरा काम करने पर अंदर से कचोटती है? हमारे अंदर धर्म, नैतिकता और ऊंचे आदर्श कहाँ से पैदा होते हैं? ये सवाल फ्राइड के सामने भी था। और यही एंट्री होती है मन के तीसरे और सबसे शक्तिशाली हिस्से की, सुपर ईगो। बिल्कुल, सुपर ईगो। ये हमारी अंदरूनी मॉरल पुलिस है और इसका जन्म इतनी आसानी से नहीं होता। ये बहुत ही पेचीदा और दर्दनाक तरीके से बनता है। वो कैसे? स्रोत के अनुसार इसकी जड़ें बचपन के इडिपस कॉम्प्लेक्स में गहराई से छिपी हैं। इडिपस कॉम्प्लेक्स, ये सुनते ही थोड़ा अजीब लगता है। ये कैसे काम करता है और नैतिकता से इसका क्या लेना देना है? इसे समझने के लिए ना हमें 1920 के दशक में फ्राइड द्वारा इस्तेमाल किए गए बाइसेक्सुअलिटी शब्द को समझना होगा। अच्छा। आज इस शब्द का मतलब अलग है, लेकिन उस समय स्रोत का मतलब यह था कि हर इंसान के अंदर प्राकृतिक रूप से दोनों लिंग हो, पुरुष और स्त्री के गुण मौजूद होते हैं। इस वजह से बचपन में एक बच्चा अपने माता पिता दोनों के प्रति बहुत ही जटिल एहसास एक साथ महसूस करता है। आसान भाषा में कहे तो एक बच्चा अपनी माँ से गहरा लगाव महसूस करता है और अपने पिता जैसा ताकतवर बनना चाहता है। ठीक है। लेकिन जल्द ही उसे लगने लगता है कि पिता उसके उस लगाव के रास्ते में एक रुकावट है। रुकिए, तो आप कह रहे हैं कि एक ही समय में वो बच्चा अपने पिता से प्यार भी करता है, उनके जैसा बनना भी चाहता है और साथ ही उनसे गहरी दुश्मनी या ईर्ष्या भी महसूस करता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये तो किसी भी छोटे बच्चे के दिमाग के लिए बहुत बड़ा बोझ है। ये एक असहनीय बोझ है। उस नन्हे से ईगो के लिए इस भयानक भावनात्मक जटिलता और दुश्मनी की इच्छाओं को संभालना नामुमकिन हो जाता है। तो फिर बच्चा क्या करता है? तो इस तूफान को शांत करने और उन पुरानी इच्छाओं को हमेशा के लिए दबाने के लिए ईगो एक बहुत बड़ा और अचूक कदम उठाता है। वो अपने ही अंदर माता पिता, खासकर पिता या घर के अधिकार वाले व्यक्ति की एक बहुत सख्त मूर्ति खड़ी कर लेता है। मतलब बाहर के पिता को उसने अपने दिमाग के अंदर ही परमानेंट बिठा लिया। एकदम सही। ये बदली हुई पहचान बाकी मन से अलग होकर एक ऊंची जगह पर बैठ जाती है, जो आगे चलकर सुपर ईगो बन जाती है। लेकिन ये सुपर ईगो सिर्फ ये नहीं कहता कि तुम्हें अपने पिता जैसा बनना चाहिए, बल्कि ये बहुत सख्ती से ये भी आदेश देता है कि तुम उनके जैसा हर काम नहीं कर सकते। ये एक रोक टोक लगाता है। अगर हम इसे अपने उसी सवार और घोड़े वाले उदाहरण में फिट करें तो सुपर ईगो क्या होगा? जरा सोचिए कि सवार यानी ईगो उस जंगली घोड़े को काबू करने की कोशिश कर रहा है। और तभी सवार के मृत पिता की आत्मा या एक बहुत ही सख्त कोच उसके कान में लगातार चिल्ला रहा है। वो कोच सवार की हर छोटी बड़ी गलती पर उसे ताने मार रहा है, उसकी मुद्रा की आलोचना कर रहा है और उसे आदेश दे रहा है कि वो घोड़े को पूरी तरह से अनुशासन में रखे, भले ही वो घोड़ा कितना भी जंगली क्यों ना हो। उफ, ये तो उस बेचारे सवार के लिए एक बुरा सपना है। बिल्कुल है। लेकिन सुपर ईगो के पास इतनी ताकत कहाँ से आती है कि वो ईगो पर इतना हुक्म चला सके? और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि सुपर ईगो अपनी ताकत ईगो की समझदारी से नहीं लेता, बल्कि वो उसी जंगली इड से अपनी ताकत उधार लेता है। सच में? इड से? हाँ, सुपर ईगो को इड की जंगली और आक्रामक ऊर्जा की जरूरत होती है ताकि वो उसी इड को दबा सके। इसीलिए ये अंदरूनी मॉरल पुलिस इतनी क्रूर और सख्त हो सकती है। ये बहुत ही दिलचस्प मैकेनिज्म है। और हम अगर इसे
एक इंसान से हटाकर पूरी इंसानी सभ्यता पर लागू करें तो ये सुपर ईगो सिर्फ एक इंसान के बचपन की यादों का ढेर नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये लाखों सालों के इंसानी इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। हम्म। पुराने जमाने के कबीलों के नियम, टोटम और टैबू, समाज के कायदे, धर्म की शुरुआत, स्कूल के टीचरों की डांट, ये सब हमारे सुपर ईगो में समा जाते हैं। वाह। ये असल में इंसानी सभ्यता का वारिस है जो हर नई पीढ़ी में दोबारा जन्म लेता है। इसी सुपर ईगो की वजह से इंसान अपने जंगली एड पर काबू पाता है और एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। तो सतह पर देखें तो सुपर ईगो का काम हमें एक अच्छा और सभ्य इंसान बनाना है। ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन स्रोतों को पढ़ने पर एक बहुत ही अजीब और डरावनी बात सामने आई। कई बार ये सुपर ईगो इतना जालिम हो जाता है कि इसलिए इंसान को अंदर ही अंदर खत्म करने लगता है। बहुत गहरी बात है ये। इस भयानक बदलाव के पीछे का विज्ञान समझने के लिए ना हमें मन की गहराई में मौजूद दो सबसे बड़ी ताकतों को समझना होगा। वो कौन सी है? पहली है इरोस, यानी प्यार और जीवन की ताकत। ये ताकत चीजों को जोड़ती है, जिंदगी को आगे बढ़ाती है और कोशिकाओं को एक साथ बांध कर रखती है। ठीक है, ये तो समझ आता है। और दूसरी? और दूसरी ताकत है मौत की चाहत या डेथ इंस्टिंक्ट। मौत की चाहत? रुकिए, ये तो बहुत ही अजीब और बुनियादी इंसानी फितरत के खिलाफ लगता है। कोई भी जीवित प्राणी खुद को क्यों खत्म करना चाहेगा? जीवन का लक्ष्य तो जिंदा रहना होता है ना? ये सवाल बिल्कुल लाजमी है और इसका जवाब स्रोत के अनुसार जीवन के निर्माण में ही छुपा है। अच्छा। स्रोत का मानना है कि जीवन की शुरुआत निर्जीव या इनऑर्गेनिक चीजों से हुई थी। जब जीवन बना तो उसके साथ एक तनाव, एक टेंशन भी पैदा हो गई। जीवन जीना बहुत थका देने वाला काम है, इसलिए हर जीवित चीज के अंदर एक सबसे गहरी और पुरानी चाहत होती है, उस तनाव को वापस शून्य कर देने की। उस शांति और बेजान अवस्था में वापस लौटने की जहां से वो आया था। यही डेथ इंस्टिंक्ट है। इसका काम है जीवन की हलचल को वापस शांत कर देना। तो क्या ये दोनों ताकतें हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती हैं? आमतौर पर ये दोनों ताकतें आपस में घुली मिली रहती हैं। इरोस यानी जीवन की ताकत मौत की चाहत को काबू में रखती है और उसे बाहरी दुनिया की तरफ मोड़ देती है, जो आक्रामकता या अग्रेशन बन जाती है। ठीक है। लेकिन जब किसी मानसिक उलझन की वजह से ये दोनों ताकतें एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, तो ये मौत की चाहत पूरी तरह से आजाद और खतरनाक हो जाती है। और यहीं पे वो सुपर ईगो खूंखार रूप ले लेता है। बिल्कुल। गहरी उदासी, जिसे साइको एनालिसिस में मेलनकोलिया कहा जाता है, जैसी बीमारियों में यह आजाद हुई मौत की चाहत सीधे सुपर ईगो में जाकर बैठ जाती है। बाप रे। ऐसा लगता है मानो उस इंसान के अंदर की सारी नफरत और कड़वाहट उस सुपर ईगो में जमा हो गई है और फिर वो सुपर ईगो एक तानाशाह की तरह उस मासूम और बेचारे ईगो पर भयानक जुल्म करता है। और ईगो कुछ नहीं कर पाता। ईगो हार मान लेता है और सारी सजा भुगतने को तैयार हो जाता है। ये स्थिति इंसान को खुद को पूरी तरह खत्म करने की तरफ भी धकेल सकती है। इस अंदरूनी जुल्म से ना एक और कॉन्सेप्ट जुड़ता है जो स्रोतों में बहुत प्रमुखता से उभरा है और जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, अनजाना गिल्ट या अनकॉन्शियस गिल्ट। स्रोत बताते हैं कि इलाज के दौरान कई बार लोग जानबूझकर ठीक नहीं होना चाहते। ये कैसे मुमकिन है कि कोई बीमार इंसान ठीक ना होना चाहे? इस अजीब व्यवहार को साइको एनालिसिस में नेगेटिव रिएक्शन कहा गया है। जब डॉक्टर ऐसे मरीजों को बताता है कि उनका इलाज सही दिशा में जा रहा है और वो ठीक हो रहे हैं, तो उनकी हालत अचानक और बिगड़ने लगती है। वो अपनी ही रिकवरी को क्यों रोक रहे होते हैं? मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्योंकि उनका सुपर ईगो उन्हें अनजाने में किसी ऐसी गलती की सजा दे रहा होता है जो उनके ईगो या होश को पता भी नहीं है। ओह। उन्हें उस सेहत से ज्यादा उस सजा की, उस बीमारी के दर्द की जरूरत महसूस होती है। उन्हें मन ही मन लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप किया है और ये बीमारी ही उनकी सजा है। अगर बीमारी छिन गई तो सजा कौन देगा? ये तो सच में दिमाग की एक बहुत ही डार्क और उलझी हुई गली है। और इसी से मुझे उस बात की याद आती है जिससे हमने आज के इस डीप डाइव की शुरुआत की थी, अपराधियों का वो अजीबोगरीब व्यवहार। हाँ बिल्कुल। हम आमतौर पर यही सोचते हैं कि इंसान पहले कोई जुर्म करता है और फिर उसे अपने किए पर पछतावा या गिल्ट महसूस होता है। ये हमारी सामान्य सोच है, लेकिन स्रोत जो बताता है वो जुर्म और गिल्ट के हमारे आम नजरिए को पूरी तरह से चुनौती देता है। स्रोत का कहना है कि कई अपराधी, खासकर कम उम्र के, जुर्म करने से पहले ही अंदर एक बहुत गहरा अनजाना गिल्ट महसूस कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। उनका सुपर ईगो उन्हें किसी अनजानी वजह से प्रताड़ित कर रहा होता है। वो अंदरूनी दर्द और सजा का एहसास इतना असहनीय हो जाता है कि उस गिल्ट को जस्टिफाई करने के लिए
उस अनजानी सजा को एक असली वजह देने के लिए वो जानबूझकर जुर्म करते हैं। ये सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत पुख्ता है। जब वो कोई जुर्म करते हैं तो उन्हें एक असली बाहरी वजह मिल जाती है जिस पर वे अपना अपराध बोध थोप सकते हैं। वाओ! अब उन्हें पता होता है कि वे गिल्टी क्यों हैं। इस बाहरी जुर्म से उन्हें असल में एक अजीब सा मानसिक सुकून मिलता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सुपर ईगो हमेशा मॉरल या सही नहीं होता। हाँ, ये तो है। ईगो शरीफ बनने की कोशिश करता है, लेकिन सुपर ईगो हाइपर मॉरल या हद से ज्यादा शरीफ बनने के चक्कर में उतना ही जालिम और क्रूर हो जाता है जितना कि इड होता है। तो अगर हम इस पूरी गहरी और उलझी हुई चर्चा को समेटें तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। हमारा बेचारा ईगो कोई आजाद राजा नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा राजा है जिसके हाथ पैर कानून से बंधे हुए हैं और उसे एक साथ 3-3 कठोर मालिकों की गुलामी करनी पड़ती है। इस पूरे स्ट्रक्चर का यही सबसे बड़ा निष्कर्ष है। पहला मालिक है ये बाहरी दुनिया और उसकी ठोस असलियत, जिसे ईगो को हर हाल में मानना पड़ता है। दूसरा मालिक है अंदर का इड, जिसकी बेकाबू इच्छाएं और मांगे कभी खत्म नहीं होती, जो हमेशा मजे के लिए उछलता रहता है। और तीसरा सबसे खतरनाक मालिक है सुपर ईगो, जो हमेशा जज बनकर डंडा लेकर खड़ा रहता है और हर गलती पर सजा देने को तैयार रहता है। और इन तीनों तरफ के खतरों और मांगों के बीच पिसने की वजह से ही ईगो में वो एहसास पैदा होता है जिसे हम एंग्जाइटी या घबराहट कहते हैं। बिल्कुल सही। जब ईगो इन तीनों को एक साथ खुश नहीं रख पाता तो वो घबरा जाता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि इंसान के अंदर जो मौत का डर है वो असल में कोई बाहरी डर नहीं है। वो बचपन में माँ बाप से बिछड़ने या उसी सुपर ईगो के प्यार को खोने के डर का ही एक बहुत बड़ा रूप है। ईगो के लिए सुपर ईगो का प्यार खोना मौत के बराबर है। इस पूरी जानकारी का श्रोताओं के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब भी भविष्य में उन्हें कोई अनजानी घबराहट, बेचैनी या बिना वजह का अपराध बोध महसूस हो तो वे इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देख सकते हैं। हाँ, उन्हें समझ आएगा कि हो क्या रहा है। वे समझ सकते हैं कि ये कोई बाहरी भूत या कोई असली खतरा नहीं है, बल्कि उनके अंदर का ईगो बस इन 3 ताकतों बाहरी दुनिया, इड और सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाने की भारी जद्दोजहद कर रहा है। ये मशीनरी के ओवरहीट होने जैसा है। ये समझना सच में बहुत सुकून देता है कि कई बार हमारी घबराहट सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक व्यवस्था का नतीजा होती है। ईगो बस एक मध्यस्थ की तरह काम कर रहा है जो सबको खुश रखना चाहता है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले ना, स्रोत में दी गई जानकारी एक बहुत ही अहम और नए सवाल की तरफ इशारा करती है जिस पर सभी को सोचना चाहिए। वो क्या? स्रोतों में हमने देखा कि हमारा सुपर ईगो हमारे माता पिता, शिक्षकों और समाज के पुराने आदर्शों से बनता है। ये हजारों सालों के इंसानी इतिहास का वारिस है। हाँ, ये एक चेन की तरह पीढ़ियों से चला आ रहा है। लेकिन आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। आज इंसान अपना सबसे ज्यादा समय दूसरे इंसानों के बजाय इंटरनेट, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बिता रहा है। ये तो एकदम सच है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य की पीढ़ियों का सुपर ईगो इन डिजिटल एल्गोरिदम और एआई द्वारा आकार लेगा? और अगर ऐसा है तो वो नया डिजिटल जज हमारे इंसानी ईगो के प्रति कितना क्रूर या दयालु होगा? उफ, जरा सोचिए, एक ऐसा सुपर ईगो जिसे इंसानी भावनाओं की समझ ही ना हो। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत गहरे विचार में छोड़ देता है। क्या हमारा अगला सुपर ईगो इंसानी होगा भी या नहीं? बिल्कुल। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे आने वाला वक्त ही सुलझाएगा। खैर, आज की इस शानदार चर्चा के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।